हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडुग्रॉन। तो आज मैं कंटिन्यू करूंगा आपका चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये है पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है। तो एक बार उसको समराइज करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पर हम आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के देते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज, वेलकम टू एडुग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन कंटिन्यू करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी देखा पहले हम उसे समराइज करेंगे। आज ये है आपका सेकंड पार्ट और आज आपका चैप्टर जो है एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 18 के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चलो। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट, किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड। देन ब्लड के क्या था? बॉडी फ्लूइड था हमारा। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू था दैट सर्कुलेट इन प्रिंसिपल वैस्कुलर सिस्टम ऑफ मैन। हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अदर वर्टिब्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारे ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, और now second is plasma, the liquid part of blood or lymph which is straw colored viscous fluid। गाढ़ा फ्लूइड होता है, straw colored होता है, liquid part है, contain 90 to 92% of water and 6 to 8% protein। lymph की बात करूं, lymph it is a clear yellowish slightly alkaline coagulable fluid containing white blood cell। ठीक है, lymph क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल को कंटेन करता है। ये बात आपको क्लियर है? प्लाज्मा आपको क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज हार्ट बीट। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम जो है बीट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम जो है बीट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कार्डियक आउटपुट की, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमने 72 टाइम जो हार्ट बीट थी उसको 70 से मल्टीप्लाई किया था। अप्रोक्स 5040 ml आया था। और अगर मैं इस ml को अगर मैं लीटर में लिखना चाहूँ तो 5 लीटर अप्रोक्स में लिख सकता हूँ। पर मिनट जो है हमारा ब्लड, सॉरी हमारा हार्ट पर मिनट जो है इतना लीटर ब्लड जो है पंप करता है। तो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक वर्ड जहां भी आ जाए ना, कार्डियक, कार्डिया, ये सब हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट का आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट और हार्ट आउटपुट। The value of cardiac output of a normal person is about 72 into 20 equals to 5040 ml और हम उसे 5 लीटर लिख सकते हैं पर मिनट। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इट इज अ मशीन, ठीक है, जिससे हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालेंगे। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और मशीन का नाम क्या है? मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लास्ट लेक्चर में हमने इस पर अच्छे से बात करी। देन कुछ ग्राफ इस तरह से निकल के आता है। P, depolarization of atria, Q, R, S complex, depolarization of ventricle, T complex, repolarization of ventricle। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब आपके लेवल पे इतना ही है कि हाँ P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है। या तो थ्योरेटिकल में आपसे पूछेगा कि इसका डायग्राम बना दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछेगा कि QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, T वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। टी वेव का मतलब है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन। ओके, क्यूआरएस का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पी का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इस तरह से आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। तो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में ह्यूमन ब्लड कॉर्पस की। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकता है।
कि लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने उसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और कई सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करी थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, रिकॉल कराना जरूरी होता है क्योंकि पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 देखना जरूरी है। ठीक है, कोई भी मूवी आप देखते हो, स्पाइडरमैन पार्ट 2 देख रहे हो, पार्ट 1 आपने देखी ही नहीं तो फिर क्या मजा आने। तो कहानी पूरी अच्छी लगती है, अधूरी तो क्या सब हमारी रही जाती है ना जिंदगी में, समझ रहे हो ना। हाँ, हमारी अधूरी कहानी, हाँ वो सबकी रहती है लगभग। चलो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते, बड़ा करते हैं और पढ़ाई करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल की, तो सबसे पहला एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी कहते हैं, जिसका नंबर होता है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर की बात करूं, येलो कलर की होती है, सर्कुलर, बाइकॉन्केव, टी न्यूक्लिएटेड, एलास्टिक। लेक ऑफ सेल ऑर्गेनल, लेक का मतलब एब्सेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं? ईआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल जो है एब्सेंट होते हैं। लाइफ स्पेन की बात करूं तो फॉर्म फॉर्म बर्थ ऑनवर्ड बोन मेरो, लाइफ जो होती है इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 दिन की। फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये जो है आरबीसी ऑक्सीजन तो कैरी करती है, ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास से कि रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन ले जाती है, रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन ले जाती है, आरबीसी जो है ऑक्सीजन ले जाती है। और आरबीसी का कोई शेप पूछे तो देखो, आर बी सी, आर से राउंड, बी से बाई, सी से कॉनकेव, राउंड बाई कॉनकेव। इसी बात है, नाम में ही आंसर छुपा है। ठीक है, नाउ हमने देखा कि ये CO2 भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज ल्यूकोसाइट व्हिच इज आल्सो नोन एज WBC, white blood cell. Its number is 5000 to 8000 per cubic mm of blood. It is colorless, rounded or irregular nucleated, 12 to 20 white micrometer wide, formed in bone marrow, lymph node, spleen and thymus. Formed in bone marrow, spleen, thymus and lymph node. ठीक है, spleen, thymus, bone marrow and lymph node ये जगह यहाँ पर बनती है। ओके, help in healing, act as a soldier and act as a scavenger. Scavenger जो मरे हुए को खाते हैं, ठीक है, मरी हुई सेल्स को, हमारी जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर सेल जो डेड हो गई है उनको खाने का काम ल्यूकोसाइट का है। सोल्जर है हमारी बॉडी का, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया हमारा ल्यूकोसाइट तैयार। आ रहा हूँ, समझ लो इस तरह से आगे नहीं बोल सकता हूँ, लेक्चर में हूँ। नाउ एक्ट एज अ सोल्जर, स्कैवेंजर एंड हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमने देखा एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी कह रहे हैं, हमने देखा फिर ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसी। नंबरिंग याद रखनी कितनी होती है, फंक्शन याद रखने होते हैं क्या होते हैं, और आरबीसी का सबसे मेन है लाइफ स्पेन याद रखना होता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन के बाद आरबीसी जो है मर जाती है, कहां पर, स्प्लीन में चल जाती है। ठीक है, स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, शमशान। ठीक है, स्प्लीन जैसे ये बड़ी सी ब्लड वेसल आती है, स्प्लीन है, वेट अ सेकंड मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपकी स्प्लीन, स्प्लीन। ओके, इस स्प्लीन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, चलो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट agranulocyte. Agranulocyte contain two cell, monocyte and lymphocyte. First we have to talk with lymphocyte. Okay, lymphocyte is 20 to 45% large, round with nucleus, lymph node में formation, spleen में formation, thymus में formation, bone marrow में formation. लाइफ जो होती है इसकी स्पेन वो few months भी हो सकती है, few year और इवन इन few days में भी वो मर सकती है। तो एग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले हम देख रहे हैं लिम्फोसाइट, जिसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो कुछ दिन, कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक खत्म हो जाती है। ओके, इट इज नॉन फेगोसिटिक, secrete antibody. Now next is monocyte, which is 2 to 10% largest of all bean-shaped nucleus, formed in bone marrow. Its lifespan is 10 to 20 years. It has phagocytic activity, engulf germs. Now next is granulocyte. Granulocyte contain eosinophil. Eosinophil amount is 1 to 6%.
एसिनोफिल्स कंटेन बाइलोम न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। देखो मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा लास्ट लेक्चर में बहुत आराम से काफी समय लेके एक एक को डिटेलिंग में पढ़ाया था। ठीक है, अभी सिर्फ अपन रिकॉल कर रहे हैं कि हाँ हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कि बोन मेरो में बनती है 4 से 8 घंटे लाइफ स्पेन। ठीक है, एक खास बात है ग्रेन्युलोसाइट की कि ग्रेन्युलोसाइट में आती है 3, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल की लाइफ स्पेन भी 4 से 8 है, इसकी भी 4 से 8, इसकी भी 4 से 8। एसिनोफिल भी बोन मेरो में बनती है, बेसोफिल भी बोन मेरो में, न्यूट्रोफिल भी बोन मेरो। तो ये सब कॉमन है, देखिए ये पूरा पैराग्राफ कॉमन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। बेसोफिल का अमाउंट होता है 0 से 1%। ये हेपारिन और स्ट्रीमाइन, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ अभी भी वापस कह रहा हूँ कि ये हेपारिन और स्ट्रीमाइन को रिलीज करती है। तो आपको ध्यान रखना है हेपारिन एंड स्ट्रीमाइन सिक्रेटेड बाय विच सेल, आपको याद रखना है बेसोफिल। एंड बेसोफिल इंक्लूड्स इन विच टाइप ऑफ सेल, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मींस दे कंटेन ग्रेन्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यूट्रोफिल हमने देखा, मेनी लॉब फाइन ग्रेन्यूल्स, मेनी लॉब न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे लॉब न्यूक्लियस होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, बोन मेरो जो है लाइफ 4 to 8 आवर। ठीक है, बोन मेरो में फॉर्मेशन होती है, इसकी लाइफ स्पेन होती है 4 से 8 घंटे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, आप देखिए इनमें अगर मैं एसिनोफिल बेसोफिल की बात करूं, एसिनोफिल 1 से 6%, बेसोफिल 0 से 1%, न्यूट्रोफिल 40 से 75%। ठीक है, मेली नॉब न्यूक्लियस फाइन ग्रेन्यूल बोन मेरो में बनती है, लाइफ स्पेन इसका 4 से 8 घंटे होता है। फेगोसिटिक होती है, जर्म्स को इंगल्फ कर लेती है, डेड सेल को इंगल्फ कर लेती है। प्लेटलेट्स की बात करूं, थ्रोम्बोसाइट्स की 1,50,000 to 3,50,000 होती है प्लेटलेट्स के नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लेटलेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड कोगुलेशन में। बिना प्लेटलेट्स के ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, प्लेटलेट का नंबर है 1.5 लाख से 3.5 लाख mm। ठीक है, mm क्यूब। कलरलेस होती है, राउंडेड होती है, ओवल होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट ऑफ सेल। ठीक है, बनती है बोन मेरो में और 1 वीक तक ये जिंदा रहती है, इसकी लाइफ स्पेन इतनी है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ डायग्राम्स बताए थे बच्चों, और ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी के आरबीसी। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको फिगर 18.1 में दे रखा है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड। ओके, देखो ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ये एसिनोफिल है, ये बेसोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है। ये इस तरह से अगर आ जाए तो देखो ये मोनोसाइट है। इस तरह से अगर आ जाए और यहाँ की जगह खाली हो, ये खाली जगह है ये, तो ये है आपका टी लिम्फोसाइट। इस तरह से आ जाए और यहाँ की जगह खाली हो तो ये आपका बी। तो इस तरह से आप मतलब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? द कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, या फिर आप बोल लो ल्यूकोसाइट, की बात है। इट ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इट कंटेन लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लिम्फ के बारे में, और ये ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में, कार्डियक आउटपुट। अब हम आज का जो मेन है वो स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही जरूरी, क्यों जरूरी क्यों कॉम्प्लेक्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं। इसका फंक्शन, इससे रिलेटेड बीमारियां, ह्यूमन हार्ट कैसे बीट करता है, कितने टाइम बीट करता है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि 72 टाइम पर मिनट ये बीट करता है। ओके, और ह्यूमन हार्ट आते ही हमें एक ही हार्ट याद आता है, वो ये वाला। ठीक है, ये वाला दिल याद आता है, और फिर दिल याद आने के बाद हमें या गर्लफ्रेंड याद आती है और क्रश वगैरह याद आती है। तो ऐसे गर्लफ्रेंड और क्रश को याद करके उदास नहीं होना बच्चों। ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं, पहले इस हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि यार इस हार्ट में इतना सारा कुछ है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी वॉल्व, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो,
किधर से कहाँ ब्लड जा रहा है, इतना काम है उसको। अब क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बैठ के रोएगा? तो वो उसका काम करेगा। दिल टूट गया, क्यों भाई, इसमें हड्डी है कहीं? देखो, मस्कुलर है भाई, कहाँ हड्डी है, कहाँ से टूट गया, कैसे टूटता है आपका दिल, मेरे को बताओ। है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बेचारा अगर ये टूट जाएगा तो आपको 72 टाइम बीट करके कौन देगा? और ये टूट जाएगा तो ब्लड को पंप कौन करेगा? ये तो हमारी बॉडी की मोटर है भाई। घर में नल आते, जब मोटर लगाते हो, चलो भैया नल आ गया, मोटर लगाओ, पानी ऊपर चढ़ाना है टंकी तक, ये ना आपके 10 माले तक पानी चढ़ा देगा। इतना तेज पंपिंग करता है, इतना तेज करता है, आपको बाहर तक सुनाई देता है, हाथ लगा के देख लो। एक माला नहीं, 10 माला, इन द सेंस 10 फ्लोर, ये आपको इतनी तेज पंपिंग करके देता है हार्ट। तो हार्ट का काम पंपिंग का है, हार्ट का काम पंप करने का, उसको वहीं तक रहने दो। इसमें ना तो हड्डी है, अभी तक तो डिस्कवर हुई नहीं। और अगर तुम्हारे हड्डी जाके अटक गई है मुंह की इधर, यहाँ की कहीं की, तो बात अलग है। तो देखो, ये तो एक बेसिक था जो मतलब बिल्कुल डिफरेंस थे उनको हंसाने के लिए थोड़ा सा। तो देखो, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेसोडर्मली मतलब ये मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ होते हैं ना, एक्टोडर्म होते हैं, कुछ एंडो होते हैं, कुछ मीजो होते हैं, तो उसमें ये मेसोडर्मली है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हमारा हार्ट कैसा, आप बोलना मीजो मीजो मीजो। ओके, सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में सबका ये ऊपर की थोरेसिक कैविटी, यही दिल है ना सबका। अब आप बोलोगे सर मेरे तो गर्लफ्रेंड ले गई, अरे भाई यही है, हार्ट बीट चेक कर लो, नहीं तो फिर आप नहीं हो, आरआईपी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट होता है, क्या बात है, ठीक है। एंड बिटवीन टू लंग्स, ओके, दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है, थोरेसिक कैविटी में है, मेसोडर्मल ओरिजिन का। क्लियर है अभी तक सब कुछ? और उसके दोनों तरफ पेरिकार्डियम है। देखो, अ, जैसे एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ये आपका हर्ट है, ठीक है। अब इस हर्ट के दोनों तरफ पेरिकार्डियम, इस तरह से पेरिकार्डियम लेयर होती है, ठीक है, जो कि इसको कवर करके रखती है। तो आप बोलोगे सर पेरिकार्डियम का काम क्या होता है? पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियम जैसे ये दो लेयर है, ये पेरिकार्डियम की, ये पेरिकार्डियम की, इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर गलती से हमें कहीं धक्का लग जाए, या हम कहीं टकरा जाए, या हमें चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये जो है दोनों मेम्ब्रेन आपस में रगड़ नहीं खाते। क्यों नहीं खाती? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि फ्रिक्शन लेस मूवमेंट कराता है, पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे पेरिकार्डियम से हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो हमारा दिल कैसे टूटता है? अरे टूटता ही नहीं है यार। चल, अभी बताऊंगा कैसे क्या होता है, परेशान मत हो, बड़े दिल टूटने की जल्दी है तुम्हें। वेट ए मिनट, फर्स्ट यू हैव टू क्लीन। ओके, सो हार्ट फोर्थ चैम्बर है, यहाँ से पता लगता है। इस तरह से अगर आप बनाओगे, बार बार दिल बना बना के दिखा रहे हो, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखूंगा तो एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, चार चैम्बर का हार्ट, ठीक है। दो लेफ्ट है, दो राइट है, बिल्कुल। दो ये लेफ्ट है और दो ये राइट है, ओके। दो वेंट्रिकल है और दो एट्रियल है, ये सब हमने बेसिक क्लास में पढ़ा है कि दो एट्रिया होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से तो बता देता हूँ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से। Now, inner atrial septum separate two atria and interventricular septum separate two ventricle, while the atria and ventricle are separated by atrioventricular septum. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, आपको ध्यान से समझना उस लाइन को, कि यहाँ पर जो दो एट्रिया होते हैं, एक ये एट्रिया है और एक ये एट्रिया, ये दोनों एट्रिया जो है सेपरेटेड होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। ये क्या है, ये जो लाइन है ना, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो दोनों एट्रिया होते हैं ना, ये डॉटेड वाले, ये दोनों सेपरेट होते हैं इस लाइन से, इस लाइन को बोल रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। जो दो वेंट्रिकुलर होते हैं ना, वो वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं, ठीक। और अब अगर ये राइट एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और ये लेफ्ट एट्रियम वाला, ये भी सेपरेट होते हैं एक लाइन से। इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को हम बोल रहे हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो इस थ्योरी में ये लिखा हुआ है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। चलो, फर्स्ट वी हैव टू क्लीन, क्लीन क्लीन, वेट अ मिनट। तो इट इज द मेसोडर्मली or derived organ situated in thoracic cavity, protected by pericardium,
4 chamber, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Inner atrial septum separate the two atria. Interventricular septum separate the two ventricle. Atria और ventricle को separate करने वाले atrioventricular septum. The wall between right atrium and right ventricle is tricuspid, while the left atrium and left ventricle is bicuspid wall. Okay, the walls between right atrium and right ventricle is tricuspid. अब देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, वापस साइड बना दूं यार, अब मैं बनाना तो पड़ेगा ना, समझाना है तो ये लो एक बार और दिल देखो, दिल दिल दिल। यहाँ पे है राइट एट्रियम और यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेट होने के लिए ब्लड हार्ट में क्यों आ रहा है? ऑक्सीजनेट होने के लिए। क्यों आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट एट्रियम में आ रहा है, और वो राइट एट्रियम जब पूरा भरा जाएगा, ठीक है, जैसे राइट एट्रियम ये है, अब ये इतना था, अब इसमें ब्लड आया गया आया गया आया गया, ये राइट एट्रियम पूरा भरा गया। अब जैसे ही राइट एट्रियम पूरा भरा जाएगा, ये राइट एट्रियम क्या होगा? ओपन होगा, और ओपन होने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व होते हैं जो कि ट्राइकस्पिड होते हैं, तीन ट्राइकस्पिड मतलब तीन, इस तरह से वॉल्व होते हैं। अब जैसे ये राइट एट्रियम पूरा भरा गया, ये पूरा भरा गया, अब जैसे ये पूरा भरा गया, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन होंगे और राइट एट्रियम का सारा ब्लड अंदर आना शुरू होगा। तो राइट एट्रियम का सारा ब्लड अंदर आना शुरू होगा जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, ये सारा ब्लड अंदर आना शुरू होगा, इसमें राइट वेंट्रिकल में। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जैसे ही राइट एट्रियम फुल हुआ, ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते ही राइट एट्रियम का सारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब राइट वेंट्रिकल में धीरे धीरे ब्लड आना स्टार्ट हुआ, तो जब ये राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा, तो ये ब्रेक प्रेशर भी तो लगा सकता है। इसी ब्रेक प्रेशर को रोकने के लिए हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है फटाक से क्लोज हो जाएगी। जैसे ही राइट एट्रियम भरा, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, सारा ब्लड आ गया अपने राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अभी राइट वेंट्रिकल जैसे ही बढ़ता जाएगा, ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ये वॉल्व बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगी तो ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड वापस ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। अगर मैं किसी को भी ऐसे आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये बोतल है पानी, ठीक है, अगर इस पानी की बोतल में मैंने इसको मानो आप राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें सारा ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल में क्या आ गया? सारा ब्लड आ गया, ठीक है। जैसे ही इसमें सारा ब्लड आया, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वापस क्लोज हो जाएगी। क्यों क्लोज होगी? क्योंकि जब ये पंप करेगा ना, तो ये ब्लड जो है ऊपर आने के चांस रहते हैं वापस, इस तरह से ये ब्लड राइट एट्रियम में वापस ना आ जाए, इसलिए ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है फटाक से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। और एक और बात, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक वॉल्व होती है जो कि होती है बाइकस्पिड, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल्व होती है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, वो कंसेप्ट अलग है। और राइट एट्रियम जो वॉल्व होती है वो सॉरी, ये जो ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होती है वो होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे मान लो ऊपर राइट एट्रियम है और उससे ब्लड आ रहा है और नीचे इस राइट वेंट्रिकल में भराता जा रहा है, ठीक है। अभी राइट वेंट्रिकल मान लो फुल हो गया, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व फटाक से बंद। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वापस ब्लड बैकवर्ड हो सकता है ना, ब्लड बैकवर्ड फ्लो हो सकता है राइट एट्रियम, उसको रोकने। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी है, बाइकस्पिड वॉल्व लगी है, दोनों का काम है प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। क्या बोलोगे? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट। क्लियर है? अभी तक हमें सब क्लियर है, ठीक है, और क्लियर होना भी चाहिए। चलो नेक्स्ट है हमारा, द वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज ट्राइकस्पिड, while the left atrium and left ventricle is bicuspid। और इस बाइकस्पिड वॉल्व को, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में है, इस बाइकस्पिड वॉल्व को मैं बोल सकता हूं मित्रल वॉल्व, ठीक है। अब क्या बोलोगे? मित्रल वॉल्व, ठीक है, ये वैल्यू लिखा हुआ है, इसको आप वॉल्व कर लेना, मित्रल वॉल्व। नाउ the opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta is guarded by semilunar valve। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग, ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आप
थोड़ा सा भी इधर उधर हुए आपका टॉपिक उड़ जाएगा। देखो ये हार्ट है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हार्ट में ये जो राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, और ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, अभी हार्ट ब्लड आया इधर, फिर यहाँ आया, ठीक है, जैसे ही ब्लड यहाँ आया ये वॉल्व जो है बंद हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो ब्लड अभी राइट वेंट्रिकल में पड़ा हुआ है, जो ब्लड अभी राइट वेंट्रिकल में रखा हुआ है, ये ब्लड जो है जाएगा लंग्स के पास। कहाँ जाएगा बेटा? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में जाके ये ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, और उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो ध्यान रखना, ये पाथवे भूलने वाला नहीं है। सबसे पहले ब्लड आया, ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में भरा भरा भरा, राइट एट्रियम जैसे ही फुल भरा गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गई, सारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फुल भरा गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है बंद हो गई। अब राइट वेंट्रिकल से ये गया ब्लड लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने। लंग्स ऊपर सिचुएटेड है, लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है, लंग्स के पास गया ये ऑक्सीजनेटेड होने, और जैसे ये ऑक्सीजनेटेड हुआ, ये अब आएगा वापस लेफ्ट एट्रियम में। जैसे मान लो यहां पर कहीं पर, वेट अ सेकेंड, लंग्स है, ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ लंग्स में आया, लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आने वाला, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने वाला है, ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम फुलफिल होगा, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम के भरने के बाद ये जो है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड अब कहाँ आ चुका है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस तरह से यहाँ पर ब्लड आ चुका है, इस जगह लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, और ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब यहां से ये वॉल्व के थ्रू जाएगा, जिसको नाम है सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। चलो, the values allow flow of blood only in one direction from atrial to ventricle, from ventricle to pulmonary। यहाँ पे वॉल्व है, जो वॉल्व है वो अलाउ एक ही डायरेक्शन में ब्लड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बैकवर्ड फ्लो का रोकने का काम होता है ब्लड को। वॉल्व्स जो होती है बैकवर्ड फ्लो रोकती है ब्लड का, ठीक है। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी बेटा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो आपका ये है एग्जैक्टली हार्ट, पर इसको तो कोई देखता ही नहीं। हम तैयारी किससे करते हैं? इससे, क्योंकि ये हमें समझाने में अच्छा रहता है, इजी एक्सप्लेनेशन हो जाता है, इजी अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स व्हाई हम ये ग्राफ, ये जो डायग्राम ये बनाते हैं हार्ट का। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कागज पे हार्ट बना के दे दिया और बोल दिया मेरी दिल की फीलिंग समझो। ऐसा कुछ नहीं करना बच्चों है। नहीं तो क्या हमारे सर ने कहा था कि जो ये हार्ट है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, फीलिंग समझाने के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इजी है, हम आसानी से हमारी जो बात है एक्सप्लेनेशन है वो सामने वाले को बोल सकते हैं। तो ऐसा मत कर देना ये ऐसे दिल बना के देके आए, ठीक है। हमारे सर ने कहा था कि लो भैया आसानी से एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं करना भैया। और अगर कोई मेडिकल वाली हो तो सोच सकते हो, क्या पता इम्प्रेस हो जाए तुमसे, यार इतना बढ़िया एक्सप्लेन करके दे रहे हो। ट्राइक स्पीड, बाइक स्पीड, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो है, इतना सही एक्सप्लेन करके दोगे, क्या पता इम्प्रेस हो जाए। यार ट्राई कर लेना, और अपने भी तो फायदा ही है, पढ़ाई का काम हो रहा है। चलो, तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अब इस डायग्राम को भी देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे आएगा नहीं आपको, नीट वाले ऐसे बना के देंगे नहीं तो बताओ किसका दिल टूटा, ऐसा तो आएगा नहीं, ठीक है। ये तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में इजीली समझाने के लिए बना सकते हो। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको वेना केवा दिख रही है, यहाँ पर आपको एओर्टा दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी का मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। देखो इजी सी बात है, जो हमारी आर्टरी होती है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है, और जो हमारी वेन होती है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। हमारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, हमारी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ये सीधी सी बात है। पर हमारी कुछ आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना ले जाकर डीऑक्सीजनेटेड भी ले जाती है। ऐसी कौन सी आर्टरी है गद्दा? ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और हमारी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और ऐसी कुछ गद्दार वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती, वो ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, उसका नाम भी पल्मोनरी वेन है। तो ये पल्मोनरी वाले गद्दार ही होते हैं, ठीक है। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, और पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरी है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ले जाएगी। पल्मोनरी वेन है, वेन का काम तो सॉरी एक सेकंड रफ करता हूँ, गलत हो गया शायद, वो तो सही था जो भी अपन ने देखा।
देखो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। एक सेकंड, आर्टरी का तो क्या था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, पर ये पल्मोनरी वाली है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब वेन जो है नीचे ये, इस वेन का काम क्या था? इस वेन का काम था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, पर ये पल्मोनरी वाली है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। ठीक है, इस तरह से तुम ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर है, रेड कर लेते हैं। ओके, रेड इज विजिबल। ये है बंडल ऑफ हिज, ये जो है ना यहाँ पर, ये बंडल ऑफ हिज है। यहाँ पे कहीं पर्किंजल फाइबर भी थे। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं धागे तरह से, ये है कोर डी टेंडी। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल आ गया आपका। ये ऐसे नोड है, ठीक है, ऐसे नोड का एक नाम और बताता हूं मैं आपको। इसको हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। हमारे पेस मेकर ऑफ हार्ट, हार्ट बना देते, याद आ रही है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड। ओके, और यहाँ पर एवी नोड है। चलो, ये तो अपनी बात हो ही गई थी। और वेना केवा जो दिखा रखी है ब्लू कलर से, ये लार्जेस्ट वेन है। एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है, तो लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन का काम भी हमारे हार्ट में ही है पूरा पूरा। ठीक है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी एंड वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन। It is a section of human heart in which we can show bundle of his left ventricle, interventricular septum. I already discussed about interventricular septum and I already discussed about atrioventricular node. Okay, I already discussed about sinoatrial node. That is short SA node. It is the pacemaker of heart. And vena cava is the largest vein and aorta is the largest artery. And I have already discussed that artery carry oxygenated blood, but in case of pulmonary artery, it carry deoxygenated. And vein is the vein carry deoxygenated blood, but in the case of pulmonary veins, it carry oxygenated. Okay. So now is blood clotting is your next topic. Look at. Wait a minute. I will see that how much. Now we will discuss about blood clotting. Okay. What is blood clotting right now? ब्लड का क्लोट होना, ब्लड का कोगुलेट होना। कहीं भी आपकी ये स्किन है, इसमें कट लग गया ये और यहाँ से ब्लड निकलना शुरू, ब्लड 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 ब्लड, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है अपने आप। अब ये मत बोलना कि सर ब्लड निकलते हम डेटोल लगा लेते हैं इसलिए वो बंद हो जाता है। डेटोल इज एंटीसेप्टिक, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकता है, वो ब्लड का निकलना बंद नहीं करता। ठीक है, व्हाई वी अप्लाई डेटोल ऑन स्किन? बिकॉज़ इट इज एंटीसेप्टिक, इट हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, बट इट डजंट मीन इट क्लोज द ब्लड। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इंजर्ड टिश्यू है, वो इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, और इधर ब्लड प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों कैल्शियम प्रोटीन के साथ प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट हेपारिन एंड कैटेलाइज कैल्शियम प्लस 2। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज बना, दिस प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट हेपारिन, किसको इनएक्टिवेट करता है? हेपारिन को इनएक्टिवेट करता है, क्योंकि हेपारिन जो है ब्लड भर भर के निकलता है। हेपारिन जो है ब्लड निकालता है, ठीक है, ब्लड के निकालने का काम है, ब्लड वेसल के डायलेशन का काम है हेपारिन का। तो इसको इनएक्टिवेट करेंगे सबसे पहले कि हाँ भाई तू रुक जा, अभी ब्लड क्लोट करवाने का टाइम है, हेपारिन को इनएक्टिवेट करो। हेपारिन को इनएक्टिवेट करने कौन आएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके, नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिनेज कैटेलाइज द प्रोथ्रोम्बोसिस, इन विच प्रोथ्रोम्बोसिस क्या है कि कैल्शियम प्लस 2 की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बदलेगा। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा? कैटेलाइज करेगा किस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ओके, जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा, और फिर फाइब्रिन और हमारी जो ब्लड सेल है, फाइनल स्टेप में फाइब्रिन हमारी ब्लड सेल क्लोट बना लेती है। तो ये ब्लड क्लोटिंग का सेम आपको पूरा एज इट इज याद रखना है। इंजर्ड टिश्यू रिलीज कर रहा है थर्मोप्लास्टिन, इधर से ब्लड प्लेटलेट जो है डिसइंटीग्रेट कर रही है और रिलीज कर रही है प्लेटलेट थर्मोप्लास्टिन। तो एक तरफ थर्मोप्लास्टिन, एक तरफ प्लेटलेट थर्मोप्लास्टिन, दोनों कैल्शियम की प्रेजेंस में बना रहे प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज हेपारिन को इनएक्टिवेट करेगा और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा प्रोथ्रोम्बिन, इसमें थ्रोम्बिन बनेगा। अब ये थ्रोम्बिन बनते ही इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन बनते ही ब्लड सेल के साथ क्लोट बना लेगा। इट इज ऑल अबाउट ब्लड क्लोटिंग। अब मैं 13 फैक्टर भी याद करवाए गए थे, ठीक है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एजमेंट फैक्टर, ठीक है, और ऐसे करके 13 फैक्टर थे, और लास्ट में जो है ब्लड क्लोटिंग। तो शायद अभी देखते हैं। ब्लड ग्रुप आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ब्लड ग्रुप जो है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है।
तो ब्लड ग्रुप की बात करूं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक। एंटीजन कौन से होते हैं आरबीसी की सरफेस पे? ए ब्लड ग्रुप का ए होता है, बी का बी होता है, ए बी का ए एंड बी, और ओ जो है उसका कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करूं तो एक बात बताओ, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और अगर किसी ने मेरे को बी आके दे दिया, तो बी ब्लड ग्रुप तो मेरे बॉडी के लिए दुश्मन ही हुआ ना भाई। तो मेरे को बी क्यों दे रहे हो? मेरा तो ए ब्लड ग्रुप है, किसी ने मेरे को गलती से बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो फिर मेरे तो दिक्कत है। या फिर मेरा ब्लड ग्रुप बी है और किसी ने मेरे को ए आके लगा दिया कि ले भाई ए ब्लड ग्रुप ए ले ले तू, उनकी बोतल लगा दी जो ए ब्लड ग्रुप का है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है उसी को वही वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाइए। अगर ए ब्लड ग्रुप का है तो ए ही ब्लड ग्रुप दीजिए, बी का है तो बी दीजिए, वरना एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन एलर्जी हो जाएगी और इंसान मर भी सकता है। ठीक है, तो मारना नहीं है। अपन भाई डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं अपन, आगे बहुत फार्मासिस्ट बनेंगे, कुछ कुछ क्या करने वाले हैं, तो ऐसे नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ पॉसिबल रेसिपिएंट हैविंग ब्लड ग्रुप। ओके, ए वाले को हम ए और ए बी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसको ए तो देंगे चाहिए, ए बी भी दे सकते हैं क्योंकि ए बी में ए भी आ रहा है। बी वाला है तो हम उसे बी भी दे सकते हैं और ए बी भी दे सकते हैं। कोई ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसे हम सिर्फ ए बी ही देंगे, ऐसा नहीं है कि ए दे दिया बी दे दिया, नहीं नहीं नहीं, बी देंगे। कोई ओ वाला है ना तो उसको हम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं, तो काहे की एंटीबॉडी। ठीक है। नाउ ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ये बात ध्यान रखना, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, हम उसे किसी को भी दे सकते हैं, और बहुत रेयर मिलते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले कि ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, ए बी को भी दे दिया। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं ए वाले से ले सकता हूँ, ए बी वाले से भी ले सकता हूँ, पर ओ से भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है। जैसे मान लो मैं ओ हूँ, ठीक है, तो मैं ए को भी दे सकता हूँ, बी वाले को भी दे सकता हूँ, ए बी वाले को भी दे सकता हूँ, ओ वाले को भी दे सकता हूँ, मैं सबको खून दे सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और तुम मेरे को फोन लगा के बोलते हो सर खून की जरूरत है, तो भाई मैं भी थोड़ा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ए बी जो होता है ना, ए बी वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। देखो, जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, अब मैं ए वाले से भी ले सकता हूँ, बी वाले से भी ले सकता हूँ, ए बी वाले से भी ले सकता हूँ, ओ वाले से भी ले सकता हूँ। तो ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ओके, ये सब आपको यहाँ पे लिखा है, देख लेना इसको एक बार। नाउ नेक्स्ट, हर्ट वॉल्स की बात करी जो मैंने आपको सारी ही पढ़ा दी है, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमिनोलर वॉल। और नेक्स्ट आपको बता रखा है ईसीजी, ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। P wave is the depolarization of atria, QRS is the depolarization of ventricle, T wave represent the repolarization of ventricle, and double circulation the passage of same blood twice to the heart in order to complete one cycle. What is double circulation? Blood pumps two time in a heart to complete one cycle. Blood pumps two time in a heart to complete one cycle, that is known as double circulation. Okay. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जैसे द ब्लड पंप बाय, देख लेना आप, मैंने सब कुछ बता दिया है, कंप्लीट बता दिया। नाउ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? ऐसा नहीं है कि टेंशन बहुत ज्यादा हो गई तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज अ मेडिकल टर्म with which considered about high blood pressure. It results from narrowing of arterial lumen. देखो, एक सीधा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मम्मी ने मुझे डांटा, मतलब मुझे तो नहीं डांटती खैर, पर हाँ तुमको डांटा, तुम नालायक हो कुछ कुछ, ठीक है, बाकी तो सब समझदार है। तो मम्मी ने तुम्हें डांटा और बोला कि जाओ पौधे में पानी दो। अब तुम लगे गुस्से गुस्से में, क्या यार पौधे में पानी देना पड़ेगा, ऐसा करा और ऐसे नल दबा के ऐसे ऐसे पानी दे दिया। ठीक है, और मैं सीधा साधा लड़का, मेरे को बोला मम्मी ने पौधे में पानी दो, मैंने कहा ठीक है जाके दे दो, तो मैं नल पकड़ के खड़ा रहा ऐसे ऐसे। तो एक क्या कर रहा है, बिल्कुल आराम से पानी दे रहा है, ठीक है, और एक क्या कर रहा है, ऐसा दबा के पूरा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, मान लो हमारी ब्लड वेसल, क्या है हमारी ब्लड वेसल, अभी नॉर्मल है तो इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, हो रहा है। अब अगर ये ब्लड वेसल को मैं आगे से कॉन्स्टेंट कर दूं, दबा दूं या छोटा कर दूं, तो ये जो ब्लड फ्लो आ रहा था ये बढ़ जाएगा। अगर किसी ने पाइप पकड़ा हो और ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करा हो, मैंने तो खूब करा, ठीक है, तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही अगर मैं इस ब्लड वेसल को आगे से दबा दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है,
तो हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी आर्टरी है वो नैरो हो रही है, सकड़ी हो रही है, और जैसे वो नैरो होगी, जो मान इतना बड़ा पाइप है तो ब्लड आराम से फ्लो हो रहा है, पर अगर मैं इसको सकड़ा कर दूं, नैरो कर दूं, तो ये प्रेशर तेज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हाइपरटेंशन यही है कि आर्टरी जो है नैरो हो रही है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरी रप्चर हो जाती है। ये एक तरह से साइलेंट किलर है, बहुत दिक्कत देता है। Now second is coronary artery disease. It is also known as atherosclerosis. Now what is atherosclerosis? The supply of the blood to heart muscle is affected. It is caused by deposit of calcium fat. Okay. यहाँ पे क्या होगा? Coronary artery disease, which is also known as atherosclerosis. There are two types of sclerosis. One is arterial and second is athero. Athero in which blood vessel के अंदर क्या हो रहा है? जमा जा रहा है। क्या जम रहा है? डिपोजिट ऑफ कैल्शियम, डिपोजिट ऑफ फैट, डिपोजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिट ऑफ फाइबर्स टिश्यू, जैसे ये ब्लड वेसल। अब इसके अंदर इतनी सारी चीज जम गई तो इसकी जो स्पेस है वो कम हो गई, ठीक है। और अब ब्लड जो है प्रॉपर जा नहीं रहा, किसके पास नहीं जा रहा? हार्ट के पास। अरे भैया, हार्ट की सेल को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा। अगर हार्ट की सेल को ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। अगर हार्ट की सेल को ही ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, मतलब हार्ट की सेल जो है दुखना, मतलब डाई होना, सेल इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब हार्ट की सेल ही मर जाएगी तो हार्ट पंप करना ही बंद कर देगा। और एक बार अगर हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया ना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट में प्रॉब्लम, ट्रेकीकार्डिया, बेकीकार्डिया, सौ तरह की बीमारी, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। और नेक्स्ट है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? Caused due to arteriosclerosis when no enough oxygen reaching to the heart muscle to the person experience acute chest pain. किसी को होता है हार्ट अटैक पेशेंट को, या चेस्ट पेन हो रहा है, भारी चेस्ट पेन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी जो है हार्ट के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, हार्ट की सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से उसे चेस्ट पेन होता है। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। व्हाट इज हार्ट अटैक? Caused when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply. इनएडुकेट ब्लड सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से डैमेज हो रही है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? द स्टेट इन विच द हार्ट स्टॉप बीटिंग। ऐसा मत बोलना कि सर किसी को देख के कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो मेडिकल वाले हो तो कुछ भी कह सकते हो। किसी के पास जाके बोला मेरे को आपको देख के कार्डियक अरेस्ट हो गया है, अब वो मेडिकल वाली हुई तो समझ जाएगी कि हाँ बेचारे का हार्ट स्टॉप हो गया बीट करना, और कोई कॉमर्स वाली हुई तो भाग जाएगी, बोले क्या बोल रहा है, पागल हो गया, बावला हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। तो कहाँ कब कौन सी बात करनी हो देख के बात करना भाई। कार्डियक अरेस्ट बायो वाली को ही बोलना, कॉमर्स वाली को मत बोल के आ जाना, ये पड़ जानी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, द स्टेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टरी एंड आर्टेरियोल, थिकनिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, हाइपरटेंशन की वजह से ये होता है। तो ये कुछ डिजीज थी। अब लास्ट आपको यहाँ पे दे रखा है डायग्राम, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के पास जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन तो कैरी करती नहीं है, पर ये पल्मोनरी वेन है, इसलिए पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। फिर लेफ्ट एट्रियम ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं वेन में जो है स्पेस ज्यादा है, आर्टरी में जो है स्पेस कम है, यह डायग्राम में। तो दैट्स ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने काफी अच्छे से पढ़ा, हार्ट वॉल, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लोटिंग, हार्ट, ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, लिम्फ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ह्यूमन ब्लड कॉर्पस्कल, कार्डियक आउटपुट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ एंड हार्ट बीट। दैट्स ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। जब आपका टॉपिक इतना अच्छा है तो क्वेश्चन आंसरिंग में कितना मजा आने वाला है, ठीक है। बने रहिए, जुड़े रहिए एडुग्रॉन के साथ, शुभम गुप्ता के साथ, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।